Hello friends. So today we will cover Unit 7 Module B. This is data warehousing and data mining. So what is data warehouse? So data warehouse refers to the process of compiling and organizing data into one common database. A data warehousing is created to support management system. A data warehouse is built to store huge amount of historical data and empowers fast request over all the data, typically using online analytical processing. तो डेटा वेयर हाउस क्या है? आप डेटा वेयर हाउस को एक तरीके से एक स्टोरेज सिस्टम मान सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम कॉमन नहीं होता, या आप एक ह्यूज डेटाबेस मान सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेटा स्टोर करके रखता है, जो उनको फ्यूचर जो है बिजनेस को कैसे रन करना है, ठीक है, उसके लिए जो है ये डेटा वेयर हाउस का यूज़ करते हैं. आगे और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा. तो डेटा वेयर हाउस को एक आप ह्यूज डेटाबेस मान सकते हैं, जिसमें जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन से लेकर के हिस्टोरिकल डेटा वो स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनको ऑर्गेनाइजेशन, या आप ये बोल सकते हो कि जो मैनेजमेंट का डिसीजन जो भी होगा कि अभी किस तरफ हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, तो वैसे डेटा को जो है डेटा वेयर हाउस में जो है वो रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो क्या है कि डेटा लोडिंग इन डेटा वेयर हाउस. तो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा लोड होता है उसका जो है वो 3 प्रोसेस होता है. ठीक है. पहला जो है वो एक्सट्रैक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, तो इसे हम ETL प्रोसेस बोलते हैं. अब एक्सट्रैक्शन क्या है? तो एक्सट्रैक्शन क्या है कि डेटा इज रिट्रीव्ड एंड कंबाइंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. मतलब आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कंबाइन करके जो है वो डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, या स्टोर करने के लिए जो आप डेटा डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. तो एक्सट्रैक्शन हुआ कि कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम एज इट इज़ तो सेव नहीं कर पाएंगे डेटा वेयर हाउस में, ठीक है, उसका कुछ अपना कॉमन फॉर्मेट होता होगा, ठीक है, जो आगे एक्सेस करने के लिए जो है वो आसानी हो. तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको जो है हम क्लीन करते हैं और फिर फॉर्मेट करते हैं. क्लीनिंग का भी अलग अलग प्रोसेस है डेटा वेयर हाउस में, लेकिन इतना डिटेल में यहाँ पे है नहीं. हमारे बुक में जो मैकमिलन का रेफरेंस बुक है इसमें नहीं दिया हुआ है. तो क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग होता है. तीसरा क्या है? लोडिंग. लोडिंग जो है, जब एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, डेटा को क्लीन कर लिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा, हम उसे लोड करेंगे स्टोरेज सिस्टम में, जहाँ पे भी आपका डेटा वेयर हाउस है, क्लाउड में है या जहाँ भी है. तो लोडिंग इनटू ए स्टोरेज सिस्टम सच एज क्लोज डेटा वेयर हाउस. तो लोडिंग में क्या क्या प्रोसेस हुआ, इसे हम कॉमनली ETL प्रोसेस बोलते हैं. एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. इसमें कोई इशू नहीं है. अब इसके बाद क्या है कि ये भी कभी कभार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेटा वेयर हाउस, ये पूछेगा. तो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेटा वेयर हाउस जो है वो क्या क्या है? तो सबसे पहले जो है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, टाइम वेरिएंट, इंटीग्रेटेड और नॉन वोलाटाइल. अब क्या है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? तो जैसे नाम से ही लगता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या कि आपका जो डेटा वेयर हाउस होगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ना. आपका मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन यदि कुछ मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, तो अब जिस भी चीज़ का आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही तो डेटा होगा आपके डेटा वेयर हाउस में, ठीक है. तो डेटा जो भी हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वो रिलेटेड होता है. The data warehouse is subject oriented. It provides useful data about a subject instead of the company's ongoing operations. ठीक है. And these subject can be customer, supplier, marketing, product, promotion, etc. A data warehouse usually focuses on modeling and analysis of data that helps the business organization to make data driven decision. बिल्कुल उनको लग रहा है कि हमारा ये सामान जो है इस सीजन में ज़्यादा चलता है या ज़्यादा बिकेगा, तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट ओनली,
ठीक है। अब उन्हें लगेगा कि फ्यूचर में इस चीज़ का जो है वो डिमांड बढ़ सकता है, तो फिर वो उसको उसके प्रोडक्शन में वो जाएंगे। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि डेटा वेयर हाउस जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी डेटा आप स्टोर करके रखते हैं। टाइम वेरिएंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए जो भी डेटा आप सेव करके वहाँ रखे हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होगा देखा जाए तो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो है वो इरिलीवेंट हो जाता है, ठीक है। तो द डिफरेंट डेटा प्रेजेंट इन द डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर है, जिस पीरियड के लिए जो है हम स्टोर किए हैं, ठीक है, तो उस पीरियड के लिए जो है वो आपको डेटा जो है वो रिलीवेंट होगा, ठीक है, या उस पीरियड के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। यदि हमने 90 मान लीजिए 2000 के आसपास का कुछ डेटा रखा हुआ है, तो वो उसी पीरियड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। तीसरा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या है कि द डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेशन कंबाइंस डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इनटू अ single and unified warehouse. The data warehouse can be accessed by any department within an organization and the data can be easily structured into separate sheet or table. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड जो है, ये थर्ड इसका प्रॉपर्टी जो है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो डेटा लेके आते हैं, ठीक है। जो लोडिंग में हमने पढ़ा हुआ था कि एक्सट्रैक्शन होता है ना, एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था कि मल्टीपल सोर्सेज से लेके आते हैं, और उस डेटा को जो है हमें जो है वो जो अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो कि वो ये स्प्रेडशीट में दिखाना चाहते हैं, टेबल्स में दिखाना चाहते हैं, या जिस भी फॉर्मेट में उन्हें रखना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेकर के आए हैं, उनको एक सिंगल फॉर्मेट में जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेशन कंबाइंस डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इनटू सिंगल यूनिफाइड वेयर हाउस एंड द डेटा वेयर हाउस कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि आप उसको सिंगल बनाएंगे, जो भी उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड होगा जिसके हिसाब से कि उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज से लेकर के उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना। फोर्थ वन क्या है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या है कि एक बार जब डेटा आपने इंटर कर दिया डेटा वेयर हाउस में, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब है एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस क्या है। तो एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर क्या है, इसमें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन जो मैकमिलन का बुक था मैंने उसमें से ही इसे लिया है, ठीक है। तो 4 जो है मैंने एडवांटेज को यहाँ पे कवर किया है कि मोर एक्यूरेट डेटा एक्सेस, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफिशिएंट, कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी डेटा, ठीक है। इसमें सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है वो है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है, देखिए, डेटा माइनिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू डिस्कवर और फाइंड आउट द हिडन कम्प्लेक्स रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड मॉडल्स विद इन द डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स. It helps the decision maker to make proactive and knowledge based decision. The core component of data mining technology includes various algorithm approaches or technique based on statistics, artificial intelligence to extract the relevant relationship in the data. देखिए, डेटा वेयर हाउस में जो डेटा हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको ना हम लोग माइन करते हैं, ठीक है, कि उसमें से हमें जो चाहिए, ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, इस ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले, मान लीजिए दीपावली, जैसे हम एक फेस्टिवल लेते हैं, तो उसमें जो है वो बायर का क्या पैटर्न रहेगा, वो किस तरह का सामान जो है ज़्यादा खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान ज़्यादा खरीदेंगे, या क्रॉकरी सेट, या इससे रिलेटेड कुछ खरीदेंगे, या फिर कुछ अलग आइटम वो परचेज करेंगे। मतलब ये एक बस इसका एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हम पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डेटा को माइन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज डेटा माइनिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ अप्रोचेज दैट आर माइनिंग टूल्स यूजेस, ठीक है। 5 इसमें जो है वो है एसोसिएशंस, सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशंस, क्लस्टर्स एंड फोरकास्टिंग। ये सब जो है वो क्या है, ये 5 टाइप्स का जो ये जो है वो डेटा माइनिंग टूल का जो है ये अप्रोचेज है, ठीक है। तो इसे आप एक बार याद कर लेंगे।
ठीक है, सबसे पहला जो है ये है एसोसिएशन। एक बार इसे देखते हैं क्या है। एसोसिएशन अप्रोचेज एड्रेस अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट एसोसिएट सम अकरेंसेस विथ सम इवेंट और इन अदर वर्ड अकरेंसेज आर लिंक्ड इन अ सिंगल इवेंट। एक बार एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अभी छोड़ते हैं इसे। For example, linking the number of items purchased by a customer in a single visit, the goal is to find trends across large number of transactions that can be used to understand and exploit natural buying patterns. अब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए यदि कोई इवेंट जो है वो अकर होता है, ठीक है, कोई एक इवेंट जो है वो अकर होता है, तो उस इवेंट से रिलेटेड जो है वो क्या क्या हमें जो है वो जानकारी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कस्टमर जो है वो एक विजिट में जो है वो कौन कौन सा आइटम जो है या कितना आइटम जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब वो परचेज करने आ रहा है तो जब ऐसे आप बहुत मतलब एक ह्यूज डेटा को या लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को जो है जब आप एनालाइज करेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि उसका जो है वो नेचुरल जो है वो बाइंग पैटर्न्स क्या है। एसोसिएशन मतलब हम उस इवेंट को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, पैटर्न से। ठीक है कि इसके साथ जो है यूज़र यदि खरीदारी करने हमारे यहाँ आ रहा है तो उसका जो बाइंग पैटर्न है वो किस टाइप का है। ठीक है, और भी इसमें क्वेरी हो सकता है कि हो सकता है कि सर्टेन टाइम में यदि कोई कस्टमर आ रहा है या सर्टेन मंथ्स में या फेस्टिवल टाइम के आसपास आ रहा है तो वो क्या बाय कर रहा है, और यदि वो नॉन फेस्टिवल सीज़न है या दिन के दोपहर में वो खरीदने आ रहा है। जैसे सुबह में हम मिल्क ज़्यादा हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, सुबह सुबह के लिए, या ऐसा जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम बाइंग पैटर्न को जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो एसोसिएशन में क्या होता है कि हम इवेंट को जो है वो एसोसिएट करते हैं यूज़र के बाइंग पैटर्न से, तो इसे हम एसोसिएशन कहते हैं। सीक्वेंसेस क्या है? सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग इज द माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग सीरीज ऑफ इवेंट और सब सीक्वेंसेज एज पैटर्न्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं। An instance of a sequential pattern is users who purchase a Canon digital camera are to purchase an HP color printer within a। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है सीक्वेंसेस में, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग में कि जो सीरीज ऑफ इवेंट होता है ना, ठीक है, उसमें हम जो है वो पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल में है कि कोई यदि कैनन का डिजिटल कैमरा बाय कर रहा है तो ठीक है, तो क्या वो HP कलर प्रिंटर को जो है वो बाय करेगा विद इन अ गिवन टाइम कि नहीं। तो ये जो है वो सीक्वेंसेज हो गया डेटा माइनिंग में। या हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी लोग जो है वो कैनन का जो कैमरा परचेज किया है उसमें से कितने लोगों ने जो है वो HP का कलर प्रिंटर जो है वो बाय किया था हमारे यहाँ से। तो दिस इज सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन में क्या है कि क्लासिफिकेशन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन डेटा माइनिंग एक्टिविटी टुडे। इट रिकॉग्नाइज पैटर्न दैट डिस्क्राइब द ग्रुप टू विच एन आइटम बिलोंग। ठीक है, it does this by examining or learning from existing past data that already have been classified. For example, while evaluating a credit card proposal, past credit evaluation can be used to classify whether to accept the proposal. बिल्कुल सही, अच्छे से देखते हैं इसे। क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास एज अ बैंकर क्रेडिट कार्ड के लिए आता है, तो यदि आपके पास जो है वो पहले से उसका अकाउंट है आपके पास, तो आप उसे क्लासीफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क कितना हो सकता है। ये कस्टमर जो है वो इसका जो पहले से जो भी इसका लोन चल रहा है, ठीक है, तो क्या वो EMI टाइम से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आपको जो है वो जो उसका पास डेटा है उससे आपको ये इवैल्यूएशन में मदद मिलेगा कि इसे क्रेडिट कार्ड हम देंगे कि नहीं। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि इट रिकॉग्नाइज पैटर्न दैट डिस्क्राइब द ग्रुप टू विच द आइटम बिलोंग। इट डज इज बाय एग्जामिनिंग लर्निंग फॉर एग्जिस्टिंग पास्ट डेटा। हम वहाँ पे यूज़र को कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, किस रिस्क में ये फॉल करता है बेस्ड ऑन आपके पास यदि उसका डेटा है तो। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट जो है वो है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन द पास्ट एग्जाम्पल आर ऑलरेडी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, व्हाइल इन क्लस्टरिंग द डेटा माइनिंग टूल डिस्कवर्स डिफरेंट ग्रुपिंग विद इन द डेटा डिपेंडिंग ऑन द कॉमन फीचर और एट्रीब्यूट। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द डेमोग्राफिक डेटा द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम मे क्लासीफाई द डेटा इंटू डिफरेंट पॉपुलेशन सेगमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन देयर बाइंग हैबिट्स। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में क्या देखे कि पास्ट डेटा जो था, ठीक है, उसमें पहले से कैटेगराइजेशन कर रखा है। मतलब कि वो जो क्रेडिट कार्ड आपके पास लेने आया था तो आप पहले से कर रखे हैं ना कि यदि इसका जो है वो NPA इतना दिन से है, ठीक है, तो हम इसको इसमें रखते हैं, यदि इतने टाइम से तो हम इसको इतना रखते हैं। यानी आपने जो है वो ग्रुपिंग पहले से कर रखा था कि जिस ग्रुप में ये फॉल करेगा तो फिर आप उसके हिसाब से उसे टैग कर दोगे कि ये इस टाइप का कस्टमर है। क्लस्टरिंग सॉरी क्लस्टरिंग में लेकिन जो है वो ऐसा नहीं होता है। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है वो नया पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है उसमें जो है वो पहले से डिसाइडेड जो ग्रुप आपने बना रखा है, नहीं, हम यहाँ पे एक नया ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि यदि आपके पास डेमोग्राफिक डेटा है, ठीक है, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है वो क्या करेगा कि उसमें से एक नया सेगमेंट निकालेगा, ठीक है, जो बाइंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्लस्टरिंग। इसके बाद है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बट नथिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, है कि नहीं। The models are built to determine the relationship between various parameter or variable and use this relationship to predict future behavior. एक क्लासिक एग्जाम्पल इज बैंक्रप्सी प्रिडिक्शन यूजिंग सेट ऑफ रेशियोज एंड फाइनेंशियल वेरिएबल। बिल्कुल आप जो है वो इसके यूज़ कर के बैंक्रप्सी प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं रेशियो और फाइनेंशियल वेरिएबल से। जैसे हम लोगों ने BFM में आपने पढ़ा होगा, उसमें था पैरामीटर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2.83 शायद था, उससे स्कोर कम होता है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितने दिनों में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो फोरकास्टिंग यही होता है। अब जो है इससे पहले हमने डेटा वेयर हाउसिंग का एडवांटेज पढ़ा था, यहाँ पे है एडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग, ठीक है। अच्छा, डेटा वेयर हाउसिंग डेटा माइनिंग में कोई आप लोगों को जो है कन्फ्यूज़न है क्या? देखिए, डेटा वेयर हाउस क्या है, आप समझ लीजिए कि एक डेटाबेस है जहाँ पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रखे हुए हो, ठीक है। और डेटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है कि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसको आप माइन करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है, एडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग क्या क्या है? मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये जो है वो इसका, ये भी मैकमिलन से ही लिया गया है कि क्या क्या है इसका, और ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ है नहीं। डेटा मार्ट इसमें नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये इससे रिलेटेड है तो एक बार इसको ऐसे ही देख लिया जाए। डेटा मार्ट क्या है? डेटा मार्ट्स कंटेन रिपोजिटरीज ऑफ समराइज्ड डेटा कलेक्टेड फॉर एनालिसिस ऑन अ स्पेसिफिक सेक्शन or unit within an organization. For example, the sales department. There can be as many number of data marts in an organization depending upon the function. We can also say that data mart contains subset of the data stored in the data warehouse. A data mart is a simple form of data warehouse focused on a single subject or line of business. A data mart contains repositories of summarized data collected for analysis on a specific section or unit within an organization. For example, the sales department. इसमें क्या है, डेटा मार्ट में क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, ठीक है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, ठीक है, या पर्टिकुलर सेक्शन को जो है हम टारगेट करते हैं और उससे रिलेटेड समराइज डेटा जो है उसको रिपोजिटरी में स्टोर करके रखते हैं। फिर उस पर जो है वो क्वेरी रन करके जो है वो हमें जो भी चाहिए वह हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ये क्या है, डेटा मार्ट क्या है, तो यहाँ पे मैंने इसे बोल्ड कर दिया हुआ है कि डेटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस ओरिएंटेड टू ए स्पेसिफिक बिजनेस लाइन। बिल्कुल सही कि स्पेसिफिक बिजनेस लाइन से रिलेटेड डेटा जो है वो डेटा मार्ट होता है। डेटा वेयर हाउस हो गया, आप ऐसा समझिए कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उधर है डेटा वेयर हाउस में, लेकिन डेटा मार्ट में क्या है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है, या पर्टिकुलर बिजनेस लाइन का डेटा जो है वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस डेटा मार्ट में यही डिफरेंस है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है, इसमें कुछ बताने का ज़्यादा है नहीं। डेटा मार्ट मतलब हो गया कि डेटा समराइज डेटा, ठीक है, और सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस बिलोंग टू अ स्पेसिफिक बिजनेस लाइन। दिस इज डेटा मार्ट।
अब इसके बाद क्या है कि डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर क्या है, ये मैकमिलन में जो है वो कवर किया हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो है आप एक बार नाम जो है वो याद रखेंगे, ठीक है, कि डेटा आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, ठीक है। अब डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर है क्या? तो डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर हो गया कि आपका जो डेटा वेयरहाउस है, ठीक है, उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, ओवरऑल जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। आर्किटेक्चर में हम यही डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर में हम ये जो है वो 8 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है ऑपरेशनल डेटाबेस स्लैश एक्सटर्नल डेटाबेस, इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, डेटा डायरेक्टरी, प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर, एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर, डेटा वेयरहाउस लेयर, डेटा स्टेजिंग लेयर। इसे बस आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है कि पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डजंट बिलोंग टू आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस, ठीक है, ऐसा करके। तो इसे एक बार आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल डेटाबेस। तो ऑपरेशनल डेटाबेस में क्या होगा, डे टू डे जो भी ऑपरेशंस हो रहा है उसका डेटा होगा। एक्सटर्नल डेटाबेस लेयर क्या हो गया कि एक्सटर्नल सोर्स से जो डेटा आप डेटा वेयरहाउस के अंदर में स्टोर करोगे, स्टोर करेंगे, तो वो जो है वो एक्सटर्नल डेटाबेस लेयर के थ्रू जो है वो अचीव किया जाता है। इसे आप एक बार पढ़ लेना। इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर क्या है कि एंड यूज़र जो है, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके सिस्टम से, ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर होता है। डेटा एक्सेस लेयर क्या है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर जो है वो ऑपरेशन लेयर से जो है वो टॉक करते हैं, ठीक है। द डेटा एक्सेस लेयर ऑफ द डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर इज इन्वॉल्व विथ allowing the information access layer to talk to the operational layer, डेटा एक्सेस लेयर में। उसके बाद है डेटा डायरेक्टरी या मेटा डेटा लेयर भी इसे हम बोलते हैं। डेटा डायरेक्टरी क्या है, तो नाम से ही लग रहा है ना, डेटा डायरेक्टरी मतलब क्या कि वहाँ पर डेटा के बारे में जो है वो हम स्टोर करते होंगे, है ना, कि किस टाइप का डेटा है, नहीं है, एक बार देख लेते हैं। डेटा वेयरहाउस कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा वेयरहाउस मेटा डेटा आर pieces of information stored in one or more special purpose metadata repository that includes information on the content of the data warehouse, their location and their structure, ठीक है, और इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन डेटा वेयरहाउस बैक स्टेज, मतलब कि ये दे रखा है कि डेटा डायरेक्टरी में किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर रहता है। तो पहला बता रहा है कि कंटेंट ऑफ जो डेटा वेयरहाउस में जो भी कंटेंट आपने रखा हुआ है, डेटा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंड क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन डेटा वेयरहाउस बैक स्टेज, कि बैक स्टेज में जो है वो जो प्रोसेस हो रहा है उससे रिलेटेड जो है वो डेटा रहता है। द मेटा डेटा कंपोनेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन लाइक, तो आप एक बार इसे देख लेना कि क्या क्या मेटा डेटा में रहता है, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर। द प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर इज इन्वॉल्व इन शेड्यूलिंग द वेरियस टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश। तो नाम से ही लग रहा है ना, प्रोसेस को जो मैनेज करता है जो लेयर, वो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर, कि टास्क को शेड्यूल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर। इसके बाद है एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर। तो एप्लीकेशन मैसेज लेयर हैज़ टू डू विथ ट्रांसपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अराउंड द इंटरप्राइज कंप्यूटिंग नेटवर्क। एप्लीकेशन मैसेजिंग ऑल्सो रेफर टू एज द मिडलवेयर। तो एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर को मिडलवेयर भी कहते हैं, और ये जो है वो मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे में जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा इसके बारे में बताता है। इसके बाद है डेटा वेयरहाउस फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या है कि एक बार इसे देख लेते हैं। द डेटा वेयरहाउस इज वेयर द एक्चुअल डेटा यूज्ड प्राइमरीली फॉर इंफॉर्मेशनल यूजेज अकर्स। इन सम केसेस वन कैन थिंक ऑफ द डेटा वेयरहाउस सिंपली एज अ लॉजिकल और वर्चुअल व्यू ऑफ डेटा। इन मेनी इंस्टेंसेज डेटा वेयरहाउस मे नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल लेयर जो है डेटाबेस का, वहाँ पर जो है वो एक्चुअल डेटा जो डेटा वेयरहाउस में आपका है वो यूज़ होता है इंफॉर्मेशनल यूजेस के लिए, ठीक है। और फिजिकल लेयर में क्या होता है कि आपका डेटा कहाँ कैसे स्टोर है और उसको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद जो है वो लास्ट जो है वो डेटा स्टेजिंग लेयर है। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर डेटा स्टेजिंग, और एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने 2 बार यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप एक बार ये कर लेंगे, ठीक है। इस डेटा स्टेजिंग is also called copy management or replication management, but in fact it includes all of the process necessary for select, edit, summarize, combine and load data warehouse and information। मतलब क्या कि डेटा स्टेजिंग लेयर में क्या होता है कि हम जो है वो जो भी यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म कैसे होगा,
ठीक है, इसके बारे में जो है वो इस लेयर में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ऑल ऑफ द प्रोसेस नेसेसरी फॉर सेलेक्ट, एडिट, समराइज, कंबाइन एंड लोड डेटा वेयर हाउस एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सटर्नल डेटाबेस। Data staging often involves complex programming, but increasingly data warehousing tools are being created that helps in this process. Data staging may also involve data quality analysis program and filters and data staging में है ना कि आप जो है वो डेटा जो है वो कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे एक्सेस कर रहे हैं उसके बारे में जो है वो यहाँ पर हम डेटा स्टेजिंग लेयर में जो है वो होता है। इसे हमें नहीं लगता कि इसमें आपको ये पूछेगा कि डेटा स्टेजिंग लेयर क्या है। आप बस एक बार ना इसको ये देख लेंगे कि ये जो है डिफरेंट जो ये हैं यहाँ पे लेयर्स, आप उसका एक बार नाम देख लेना और एक बार बस रीडिंग एक बार कर लेना। इसमें क्वेश्चन जो है वो यही आएगा कि कौन सा लेयर है या फिर नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो कौन सा लेयर जो है क्या काम है। तो एक बार बस आप रीडिंग कर लोगे तो ये हो जाएगा। अब है क्या कि वाइल डेवलपिंग डेटा वेयर हाउसिंग वी कंसीडर नंबर ऑफ डायमेंशंस। जैसे पहला है स्कोप ऑफ द डेटा वेयर हाउस, दूसरा है डेटा रिडंडेंसी एंड टाइप ऑफ एंड यूजर। मतलब जब भी हम डेटा वेयर हाउस जो है वो डेवलप करते हैं तो उसका कुछ तो हम सोच के करेंगे ना कि हमें वो डेटा वेयर हाउस क्यों चाहिए। तो ये स्कोप हो गया, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा का ही काम होता है तो हमें डेटा रिडंडेंसी का भी ध्यान रखना चाहिए कि रिडंडेंट डेटा जो है वो हमारे डेटा वेयर हाउस में ना जाए। और थर्ड हो गया कि किस टाइप का यूज़र जो है वो इसको यूज़ करेगा, ठीक है। देयर आर एसेंशियली 3 लेवल्स ऑफ डेटा रिडंडेंसी। एक ये डेटा रिडंडेंसी को मैंने अलग से यहाँ पे इसलिए कवर किया हुआ है क्योंकि बुक में जो है ये दिया हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि there are essentially 3 levels of data redundancy that enterprises should think about when considering their data warehouse options. पहला है वर्चुअल और पॉइंट टू पॉइंट डेटा वेयरहाउस, सेंट्रल डेटा वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयरहाउस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर रिडंडेंसी what are the options in data warehouse you have. So we have 3 type of data warehouse we can have. अब है क्या कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे एंड यूज़र्स के बारे में, टाइप ऑफ एंड यूज़र। तो एक बार एंड यूज़र का भी यहाँ पे दिया हुआ था कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो होता है वो एंड यूज़र का है। पहला है एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स, दूसरा है पावर यूज़र्स और तीसरा है सपोर्ट यूज़र्स। एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स जो है वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। दूसरा जो है पावर यूज़र्स कौन है कि जो बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो आपके पावर यूज़र्स हो गए। ये में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि एंड यूज़र का कैटेगरी कौन कौन सा है। तीसरा है सपोर्ट यूज़र। सपोर्ट यूज़र मतलब जो क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा है, ये लोग आते हैं सपोर्ट यूज़र में। और जो भी यूज़र का ग्रुप है यहाँ पे 3 यूज़र का, सबका जो है अपना अपना अलग अलग जो है वो काम होता है। ईच ऑफ दिस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर हैज इट्स ऑन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर डेटा। बिल्कुल उनका जो है वो अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज, ठीक है। ओलैप के बारे में हम लोग थोड़ा सा OLTP देखते हैं। ओलैप क्या है? ओलैप क्या है कि डेटा वेयर हाउस में, ठीक है, आप जो डेटा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो ये ओलैप जो है वही है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसके थ्रू ही हम डेटा वेयर हाउस में डेटा को जो है वो एक्सेस करते हैं। तो OLAP इज ए टेक्नोलॉजी दैट ऑर्गेनाइज लार्ज बिजनेस डेटाबेस एंड सपोर्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म कम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज विदाउट निगेटिवली अफेक्ट ट्रांजेक्शनल सिस्टम्स, ठीक है। OLAP ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि OLAP क्या 3 टाइप होता है, OLAP का 3 टाइप होता है, जैसे MOLAP, HOLAP और ROLAP, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए MOLAP क्या होता है, ठीक है, कि these categories are mainly distinct by the data storage. फॉर एग्जाम्पल MOLAP इज मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज मोड हो गया, ROLAP जो हो गया वो रिलेशनल मोड ऑफ स्टोरेज हो गया, और HOLAP जो है जो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनल एलिमेंट हो गया। क्या है कि ये जो OLAP का जो हम 3 पार्ट देख रहे हैं, MOLAP, HOLAP और ROLAP, ये क्या है कि डेटा वेयर हाउस में जो है आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, वो स्टोरेज किस टाइप से है। आप जो है यदि डिफरेंट तरीके से आपने स्टोरेज किया हुआ है, कोई डेटा वेयर हाउस का स्टोरेज करने का तरीका अलग है, दूसरे का अलग हो सकता है, तो उसके बेस पे ये स्टोरेज मोड के कारण ही जो है ये अलग अलग है। दीज कैटेगरीज आर मेनली डिस्टिंग्व्ड बाय द डेटा स्टोरेज मोड। यहाँ पे हमने जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज मेनली डिस्टिंग्व्ड बाय द डेटा स्टोरेज मोड, ठीक है। तो MOLAP में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज मोड होता है, ROLAP में क्या होता है, रिलेशनल मोड ऑफ स्टोरेज होता है, और HOLAP क्या होता है, वो कंबाइंड होता है, हाइब्रिड हो गया, तो ये कंबाइंड होता है।
इसके बाद जो है वो लास्ट है OLTP क्या है। तो OLTP और ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अकरिंग कंकरेंटली, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग ऑर्डर एंट्री और सेंडिंग, टेक्स्ट मैसेज ETC। The defining characteristic of OLTP transaction is atomicity and concurrency। ठीक है, OLTP क्या है कि जिसके थ्रू आप जो है वो कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रन कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल है ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग ऑर्डर एंट्री, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस। और OLTP का जो यदि आप देखेंगे तो इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है कंकरेंसी एंड एटोमिसिटी। कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी ये है कि मान लीजिए यदि एक डेटा को हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस टाइम में जो है वो दूसरा यूज़र जो है उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो लॉक लगा देते हैं उस पर, ट्रांजेक्शनल लॉक। और एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी ये है कि देखिए जब आप एक ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सब प्रोसेस होता है। जब वो सारा सब प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो एटोमिसिटी में क्या है कि या तो सारा ट्रांजेक्शनल स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होगा, नहीं तो जो है वो एक भी नहीं होगा, ठीक है। इसे हम जो है वो एटोमिसिटी बोलते हैं। और एटोमिसिटी अगेन एसिड प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन का हमने कभी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहीं से आया हुआ है। एटोमिसिटी क्या है? इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजेक्शनल स्टेप्स आर कंप्लीटेड फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी सक्सेसफुल। या तो सारा ट्रांजेक्शनल स्टेप सक्सेसफुल होगा या नहीं तो एक भी नहीं होगा। तो दिस इज एटोमिसिटी। कंकरेंसी मतलब कि मल्टीपल यूजर जो है वो एक टाइम में जो है वो साइमल्टेनियसली डेटा को जो है वो मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो OLTP का दो था, कंकरेंसी एंड एटोमिसिटी। तो ये मॉड्यूल बी का जो है वो 7th हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया इसे, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है ये नोट्स, ठीक है। अभी मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी जो है वो पूरा बचा हुआ है। देखते हैं मॉड्यूल सी कितना कंप्लीट कर पाते हैं और डी, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग जो है वो जब भी कुछ लगता है आपको कि इम्प्रूवमेंट का है इसमें नीड, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नंबर भी दे रखा है, इस नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइए, और यदि आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, कि वो उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो थैंक यू ऑल।